हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है फर्स्ट यूनिट में। तो कुटीर ग्राम उद्योग जो सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट निकली उसमें फर्स्ट यूनिट में जो कुटीर उद्योग में एडमिनिस्ट्रेशन का दे रखा है कि विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि उसकी विभागीय संरचना उसकी कब स्थापना हुई। तो इसमें स्थापना हुई थी 4 मई को दे रखी, 4 मई 1990 को ग्राम कुटीर स्थापना की जाती है। इसमें किस प्रकार से प्रशासनिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रमुख सचिव होगा, फिर उप सचिव होगा, फिर अवर सचिव होगा, अनुभागीय अधिकारी होंगे। इस प्रकार के इसमें से अब विभाग अध्यक्ष कौन कौन होगा, देखो आयुक्त हथकरघा मध्य प्रदेश भोपाल होगा, आयुक्त रेशम संचालय भोपाल होगा। अब देखिए इसमें विभाग अध्यक्ष सार्वजनिक और राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सहकारी संघ, यह सब तीनों अलग अलग चीज़ है, कोई एक मिक्स नहीं है कि इसके अंदर है इसके अंदर है, सब अलग अलग है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, विकास कार्यों को समुचित व्यवस्था करने के लिए इसके अंतर्गत 3 सार्वजनिक 2 राज्य स्तरीय संघकार करते हैं विभागीय अध्यक्ष। अब देखो इसमें 2 विभागीय अध्यक्ष अब इन्होंने बांट दिया है, भैया ये कह रहे हैं कि इसमें 3 सार्वजनिक होंगे, 2 राज्य स्तरीय होंगे। तो सार्वजनिक और राज्य स्तरीय देख लेते हैं, लेकिन इसमें तो 3-3 दे रखे हैं, कोई बात नहीं देखते हैं। तो देखो सार्वजनिक दे रखे 3। तो हम बात कर रहे थे जो विभागीय स्ट्रक्चर होता है उसकी, तो इसमें विभागीय स्ट्रक्चर कौन सा था, विभाग प्रशासनिक स्ट्रक्चर, उद्देश्य और कार्यक्रम में कुछ भी आ सकता है जो भी उसके दे रखे होंगे। उद्देश्य में देखो ज़्यादा उद्देश्य कुछ होते नहीं, फिर भी देख लेंगे एक बार। तो हम इसको चलते हैं वहीं पर जहाँ पे थे। अब जो अपना प्रोग्राम था ये चल रहा था, देखिए अब यहाँ पे आगे हमने देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। देखो आयुक्त हथकरघा हस्तशिल्प भोपाल और आयुक्त रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल, इसके अंदर 3 सार्वजनिक और 2 राज्य स्तरीय कार्य संघ हैं। अब देखिए राज्य स्तरीय कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ जबलपुर वाला, मध्य प्रदेश स्टेट सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फेडरेशन ऑफ लिमिटेड भोपाल, और एक और दे रखा है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी महानिदेश भोपाल। इसमें 3 दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन को सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ याद रखनी है, इसमें 3 है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामने उपक्रम में कौन सा नहीं है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग भोपाल, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल, मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं जी। इसका एक विभागीय स्ट्रक्चर दे रखा है, किस तरीके से क्या क्या रहेगा इसमें, और बताया गया है कौन कौन से जर्नल रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है यहाँ पे सौसर और बांसवानी जिला बालाघाट में, सौसर छिंदवाड़ा में, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। आप इसी सिलेबस में देखेंगे अपने में, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है सिलेबस में, देखो बांसवानी बालाघाट और सौसर छिंदवाड़ा कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। दोनों जगह साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, साड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, जगह फेमस है इसमें, और दोनों जगह से हम अब देखिए इसमें सीधी सी बात कर रहे हैं हम, मैसूर की बात कर सकते हैं, इसमें साड़ी के लिए था, और चंदेरी भी साड़ी के लिए फेमस था, और सौसर भी उसी के लिए है। अब मेहंदीवाड़ा बारसिवानी ये बालाघाट में, ये भी साड़ी के लिए है। सहारनपुर इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पड़ा है शायद, अपन इसको भी देख लेंगे। और बाकी अधिकतर चीज़ें देखो वन प्रिंट भी देख चुके हैं, इसमें कौन कौन सी सारी चीज़ देखी। सर हमारा लास्ट वाला ये टॉपिक रह गया, तो इसको भी देख लेंगे। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ हैं, ये तो आपको देखा ही होगा आपने, तो फिर भी एक बार देख लेंगे। लेकिन अभी अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये इसका, अब यहाँ पे हमने ये विभागीय स्ट्रक्चर देखा, इसमें अध्यक्ष ग्राम उद्योग देखा, अध्यक्ष। अब इसमें और आगे चलते हैं, चलते जाते हैं। जिला ग्राम उद्योग कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, अशोक नगर कार्यालय, ये सारी चीज़ में कार्यालय वगैरह देखें, ये अपन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन विभागीय स्ट्रक्चर देकर आगे बढ़ते हैं। रेशम संचालय में संरचना के अधिशक कार्यालय किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ देखी है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामीण प्रसारण व्यवस्था किस तरीके से होगी, देखो इसमें स्ट्रक्चर समझ लिया था, स्ट्रक्चर समझ लिया। संत रविदास हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम अधिनियम किस प्रकार से, इसमें क्या क्या चीज़ होगी। इसमें देखो कोई ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है, देखो वो सीधे इसमें क्या क्या चाहिए। उज्जैन का बैतूल जो कि भैरू, वो उज्जैन का भैरूगढ़ है जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, वो भैरूगढ़ जो प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा का स्वर्ण देखा था हमने, ठीक है ना। और एक चीज़ दे रखी है इसमें, ये शहडोल ग्राम छतबई, ये देख लेंगे क्या है, क्योंकि कोई कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए बालाघाट में बांसवानी काफ़ी बार बार आ रही है, ठीक है ना। और धार में बाघ और धाम नौज, देखो बाघ की तो बाघ प्रिंट पर अपने में ही है, काफ़ी फेमस है। राजगढ़ का सारंगपुर आ गया है, ये पहले भी था। अशोकनगर साड़ियाँ भी आ गई, काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। और इधर और क्या क्या है,
इधर तो ऐसी कुछ ये एम्पोरियम दे रखे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कितने एम्पोरियम, मध्य प्रदेश के बाहर एम्पोरियम लिस्ट रखी है। मृगनयनी एम्पोरियम है, तो इनका वैसे टोटल 10 बता रहे, लेकिन इसमें तो बहुत सारे एम्पोरियम है, नए नए खुल गए होंगे। और आगे चलते इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड एवं व्यवस्था उसका क्या क्या स्वरूप रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इसमें भी क्या क्या विकास अधिकारी रहेंगे। अब इसके बारे में देखिए, इसका दे रखा है दायित्व क्या होगा। दायित्व के बारे में इस अपने में दे रखा था उद्देश्य और कार्यक्रम। इसमें दायित्व को उद्देश्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन देख लेते फिर भी, अगर इसमें उद्देश्य अलग से दे रखा हो तो खादी ग्राम बुरा के दायित्व क्या होंगे। दायित्व और कार्यक्रम एक जैसी व्यवस्था हो सकती है क्या। चलो कोई जो भी चीज़ हुआ, लेकिन संत रविदास हस्तकला के क्या क्या दायित्व रहेंगे वो इसमें दे रखा है। इसके अलावा इसके कितने क्या विकास केंद्र हैं वो दे रखा है, और राज्य से बाहर कितने वो भी दे रखा है। माटी कला बोर्ड के जो दायित्व वगैरह है वो दे रखा है। अब इसकी देखिए क्या है ना, इसमें कौन से विभाग को कितनी सरकार के द्वारा पैसा आवंटित किया गया है वो इसमें दे रखा है। ये कहीं पुराना बजट है तो हमें देखना नहीं है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आ रही है। देखिए अब आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है कुटीर ग्राम उद्योग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आ रही है, ये देखिए। और यहाँ पर दे रखा है हथकरघा संचालनालय, और राज्य स्तरीय योजना है वो कौन कौन सी योजना है ये देखिए, क्योंकि हमें योजना देख लेंगे तो इसमें कहीं ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी योजनाओं के बारे में दे रखा है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय। तो एक आध योजना को टपका है, मतलब पेपर में आ जाए, टपकनी मतलब ये है। और भी योजनाएं दे रखी हैं ये। अब आगे देखते हैं, आगे देखने के बाद अब चलते हैं और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, ये इसमें उसकी योजना कौन कौन सी दे रखी है। मध्य प्रदेश सरकार का संत रविदास हस्तकला किया वो कौन कौन सी योजना दे रखी हैं। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड की योजना कौन कौन सी रखी हैं। और इसमें हस्तकला संचालनालय, इसमें कौन कौन सी योजना है ये दे रखी हैं। इसमें नाम काफ़ी दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और राज्य स्तरीय देखिए, इसमें सारी योजना देखिए। अब इसमें देखो अपने कार्यक्रम से योजना हो सकती है, इसमें योजना दे रखी हैं। हथकरघा उद्योग विकास निगम, एकीकृत क्लस्टर वाली, उद्यम समूह वाली, और कभी बनकर वाली, ये काफ़ी योजनाएं दे रखी हैं, कभी आ सकती हैं। अनुसंधान विकास योजना, प्रमोशन, अभिलेखीकरण, युवा बनकर संस्थागत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, ये अलग से इसमें टॉपिक भी है और योजना के रूप में भी दे रखा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सब संचालन के अंतर्गत कौन कौन सी योजना आती हैं वो दे रखा है। कौन कौन सी कितना फंड दिया जाता है वो दे रखा है इसमें। ये पूरा स्ट्रक्चर है। और देखो रेशम के द्वारा संचालित कौन कौन सी योजना है वो दे रखी है इसमें। और इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये अधिकतर देखो सारी योजनाएं जो हम पढ़ सकते हैं, इसमें जो आने की संभावना है वो यहीं से मिल जाएंगी। और कौन से बोर्ड के द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन कौन सी हैं वो भी दे रखा है इसमें। और देख लेते हैं, देखो इसमें अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, बिंद वैली, ये अलग से टॉपिक दे रखा है। बिंद वैली क्या है, उत्पादों को एक बाज़ार उपलब्ध कराता है, इसके बारे में दे रखा है। और बिंद वैली अपने टॉपिक है, ये एक तरह से गवर्नमेंट जैसे फ्लिपकार्ट की तरह काम करता है, अपने फ्लिपकार्ट से और अमेजन से जुड़ा है, वहाँ पे ये ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा हमको। अब आगे चलते हैं, इसमें जब ये सारी योजना चल रही है, योजना देख लेना जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको। और योजना को पता ही रहता कौन सी योजना कब पूछी जाए, कहाँ से पूछी जाए। और अब तो बस जो पेपर में आया आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। अब देखिए ग्राम उद्योग के लिए ऑनलाइन इंटरफेस के विकास कार्यक्रम, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत उद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं खादी। अब देखिए इसमें क्या करा, मध्य प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्राम उद्योग के ब्रांड कबीरा। देखो किसके हैं, हस्तशिल्प हथकरघा मृगनयनी है, खादी एवं ग्राम उद्योग का कबीरा है, एवं बिंद वैली है। को प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट तथा रेशम वस्त्रों के ब्रांड प्राकृतिक, क्या लिखा है इसमें, प्राकृतिक को फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है। लोकल फॉर वोकल के तहत बिंद वैली ब्रांड अंतर्गत दैनिक उपयोगी उपभोक्ता सामग्री जैसे साबुन, शैम्पू जो अब तो इसमें दो चीज़ नहीं याद रखने, मृगनयनी किसके लिए, हस्तशिल्प के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा खादी और ग्राम उद्योग के लिए कबीरा और बिंद वैली है, ठीक है ना। दो चीज़ हो गई, खादी उद्योग कबीरा और बिंद वैली है। ई कॉमर्स और जो किस और इनको किससे जोड़ा गया, अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इस सब वस्तुओं के जो ब्रांड है वो प्राकृतिक और फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है। प्राकृतिक को फ्लिपकार्ट से जोड़ा गया है, सीधी सी याद रखना, ठीक है ना। बिंद वैली
इसके अंदर जो FMCG वाले जो भी खाने पीने वाली वस्तुएं वगैरह बाकी और भी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत सारी वस्तु होती है जिन्होंने खाने पीने की वाली वो यूज करने वाली चीज़ें आ जाती हैं। और आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें अपने काम की है। सारी चीज़ है ही मध्य प्रदेश की, वो क्या नाम हस्तकला जो अपने ग्राम उद्योग से संबंधित सारे चैप्टर ही पूरा ही है। और इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है। अब इसमें से पूरा देख सकते हैं। और ये अंतिम है, अच्छा ख़त्म ही है ये पूरा, ठीक है ना। ये अपना प्रशासनिक स्ट्रक्चर हो गया। अब छोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं और भी जो चीज़ बची हैं, आटे वगैरह और लोकपाल वगैरह जो इम्पोर्टेंट। देखो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट ये अपने पूरा कर लिया था। इसमें अनुपुरम में कोडो कोडो की हैंडलूम चंदी वगैरह ये पूरा देखा था और हम देख चुके हैं। इसका वीडियो भी पड़ा है अपने पास में, नहीं पड़ा है तो एक नज़र इस पर मान लेते हैं, इस पर थोड़ी सी, और 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखें क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुपुरम कोडो कोडो की, अशोकनगर में चंदेरी और आगरा मालवा का संतरा, अलीब्रज का महुआ, इंदौर का आलू, उज्जैन का बटेक, उमरिया का महुआ, कटनी का स्टोन और खंडवा का प्याज, खरगोन की मिर्च, गुना की धनिया, ग्वालियर का सैंड स्टोन टाइल्स और छतरपुर की फर्नीचर, छिंदवाड़ा का संतरा, जबलपुर का मटर, झाबुआ कड़कनाथ और इंदौर टीकमगढ़ का अदरक। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखते हैं डिंडोरी का कोटको और दतिया का गुड़, दमोह का चना, देवास का बांस, बागपत धार का, नरसिंहपुर तुअर दाल, निवाड़ी अदरक, नीमच धनिया, पन्ना आंवला, बड़वानी अदरक, बालाघाट चिन्नौर, बुरहानपुर केला, बैतूल सागौन की लकड़ी माफ़ कीजिएगा, भिंड की सरसों और भोपाल का जरौदी पर्स जो जूट भी दे रखा है, पर्स भी दे रखा है। और मंडला का कोडो कोडको, मंदसौर का लहसुन, मुरैना की सरसों, रतलाम का नमकीन सेब होता है और राजगढ़ का संतरा। आगे देख लेते हैं इसमें वो एक नया जल्दी से। राजस्थान की बासमती चावल, रीवा का सुंदरजा आम, विस्सा का कृषि उपकरण, शहडोल का हल्दी, राजपुर शाजापुर का प्याज, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट और शिवपुर का अमरूद, सतना का टमाटर, सागर का कृषि उपकरण। देखो सागर और विस्सा दोनों में एक जैसे हैं। सिवनी का सीताफल, सीधी का कारपेट, सीहोर का लकड़ी के खिलौने, हस्तशिल्प, हरदा का बांस और होशंगाबाद का अमरूद। ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं और भी चीज़। अब ये कितना इस पर मान लेते हैं, हालांकि हमने पहले ये कंप्लीट किया है। इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़। देखिए हम सिलेबस के अनुसार देखते हैं कौन कौन सी चीज़ है। तो सिलेबस हमारा खुला पड़ा हुआ है, कहाँ पर खुला है, क्या गया सिलेबस हमारा। एक बार सिलेबस दोबारा से खोल लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सिलेबस खोलिए, सिलेबस में देखते हैं मैसूर की चाड़ी, छंदे की चाड़ी, ठीक है ना। मैसूर, चंदेरी, सौसर और मेहंदीवाड़ा, बांसवानी, सारंगपुर, ठीक है ना। इसके लिए चलते हैं, खोलते हैं इसको। ये खुला हुआ था, अरे फिर दोबारा से खोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैसर, चंदेरी, ठीक है ना, इसकी साड़ी वगैरह खुला है और पूरा देखते हैं। और इसमें अब अपना हम निकालते हैं टॉपिक। अब देखिए चंदेरी की साड़ी, चंदे की साड़ी आ गई। चंदे की साड़ी काफ़ी फेमस है, मैसूरी की भी साड़ी इसमें फेमस दे रखी है, ठीक है ना। और अब धार का जो बटिक प्रिंट दे रखा है वो भी दे रखा है। अब इसमें देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी हो तो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, इसमें देखते हैं कि अगर कोई देखो इसमें 5 धारियाँ वाली बात कर रहा है मैसूरी साड़ी में, तो पता नहीं इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन बटिक जो बाग प्रिंट धार की है उसमें कह रहा है कि मोहब्बत यूसुफ खत्री और इस्लाम खान ये बटिक प्रिंट की कलाकार रहे हैं, काफ़ी फेमस रहा है। और इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे में देखते हैं क्या है, बाग प्रिंट, इसको बटिक प्रिंट भी बोलते हैं और काफ़ी फेमस है। और इसमें कोई समुदाय वगैरह जुड़ा है क्या, इसमें देख लेते हैं। कोई समुदाय हो जिससे जुड़ा हो ये, तो इसमें ऐसा कोई समुदाय नहीं दिखाया गया है कहीं भी। ऊपर वाले में देख लेते हैं कोई समुदाय हो इसमें। फिर बाद में पूछ रहा है कि समुदाय से जुड़ा हुआ है ये व्यवसाय है। नंदना प्रिंट, देखो नंदना प्रिंट के लिए बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं नंदना ब्लॉक प्रिंट, ये नीमच जिले के तारापुर गांव में, ठीक है ना, भील समुदाय से जुड़ी हुई है ये। और इसमें मिर्च, देखो इसमें कुछ रूपांकन दे रखे हैं। मिर्च अज्ञात महिलाओं के लिए मैग्नोलिया चंपाकली, और शादी और गर्भावस्था के दौरान पहना जाने वाला अम्बा आम, नन्नत छपाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जालम बूटा कीपर बेव, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, और देखो यहाँ पे नंदना प्रिंट हो गया। अब ग्वालियर, देखो कुछ खिलौने दे रखे हैं। ग्वालियर की भट्टोबाई, तो ये काफ़ी फेमस है। कोई समुदाय से जुड़ी है, कोई समुदाय नहीं। इसमें किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, नहीं नाम दे रखा, कोई बात नहीं। और झाबुआ की जो गुड़िया है भीलों के समुदाय द्वारा बनाई जाती है, ये भी काफ़ी फेमस है। और चमड़े के खिलौने जो इंदौर के काफ़ी फेमस माने जाते हैं। इसमें जगह का नाम देख लेते हैं, इंदौर, देवास दोनों जगह दे रखे हैं। ग्वालियर की जूता निर्माण दे रखा है।
और इंदौर वाले जीआई टैग भी मिल चुका है इनको वास्तविक रूप से बने। इस प्रकार के घोड़े आपको इंदौर में साइड में दिखाई दे जाएंगे। लकड़ी के शिल्प में देख लेते हैं, ये वहाँ पे हमने टॉपिक देखे थे। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें रखी है। इसमें बाँस शिल्प, गुड़िया शिल्प, पत्ता शिल्प, मिट्टी शिल्प, प्रस्तर, धातु, चर्म शिल्प, टेराकोटा, छिपा कला, ये सारी चीज़ इसी के अंतर्गत आ जाएगी। और देखिए मध्य प्रदेश में छपाई के लिए विशेषकर बाघ, भेड़वड़ और अन्य पारंपरिक पेड़, ये सारी चीज़ इसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं ऐसे रोक धीरे धीरे चलता हूँ, इसमें देख लेना आप, जो भी चीज़ समझ में आती है आप उसे खुद देख लेना। और कुछ पत्थर नक्काशी की चीज़ें रखी हैं इसमें, जो ग्वालियर के और पास में कुछ चीज़ें काफ़ी फेमस रही हैं यहाँ पर। और इसके अलावा दूरी बुनाई कहाँ की ये फेमस कला है, इसमें देख लेते हैं। इसमें जगह का नाम लिखा होगा, इसे पोंजा तकनीक भी कहते हैं। और ये कहाँ की है, इसमें जगह का मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहा है। बुरी दुराई में कहीं दिखेगा तो आप भी देख लेना। जगह काफ़ी फेमस होती है बुरी दयान के लिए, और हर जगह के लिए कहीं कहीं इसमें जगह तो दे रखी होगी, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं। कालीन बुनाई, कालीन वैसे ग्वालियर की फेमस है, और भी देख लेते हैं। हाँ, ग्वालियर दे रखा है। शहडोल और मंडा बेल्ट में बुनाई केंद्र काफ़ी विकसित किए गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दरी जरोजी काम, जो भोपाल में काफ़ी फेमस है, वहाँ के बटुए भी बनाए जाते हैं। इसमें कोई विशेष समुदाय का नाम नहीं दे रखा, लेकिन इसमें कह रहा है कि इंदौर और चंदेरी में काफ़ी विकसित हुआ है ये। अब जूट का काम देख लेते हैं कहाँ कहाँ चल रहा है इसमें। इसमें भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का नाम दे रखा है। बाँस और बेंत के उपयोग, बाँस और बेंत में देख लेते हैं। इसमें बैगा समुदाय, गोंड, तोरी, बैतूल, कुरकू जनजाति को काफ़ी नाम दिए गए हैं। और टोकरी साजी ये इस प्रकार की टोकरी रखी है शायद, जिसको टोकरी साजी बोल रहा होगा। इसमें समुदाय या फिर कोई विशेष जगह, भोपाल की लकड़ी बाज़ार, बैतूल का सूफ, ये काफ़ी फेमस दे रखा है इसमें। और आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं टेरिकोटा। देखो इसमें दे रखा था, क्वेश्चन में वो आ गया। इसमें बांस का लट्ठा, छड़ी, उज्जैन के ज़िले नानाखेड़ा बांस के लट्ठे के लिए काफ़ी फेमस है। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होते हैं, और ये हस्तशिल्प गीत के द्वारा हस्तशिल्प गीत कहा जाता है इनको। और इसके प्रमुख और टेराकोटा बर्तन देख लेते हैं। टेराकोटा का मिट्टी के बर्तन है, ये काफ़ी फेमस हैं, और इसमें हस्तशिल्प गीत कहा जाता है इन बर्तन जो बनाते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, झाहुआ, मंडला, बैतूल, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र को आप ही काफ़ी फेमस हुए हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये मानव आकृति में पाए जाते हैं। देखो टेराकोटा ये प्रकार से घोड़े हैं। हालांकि ये मटेरियल मुझे टेक्स्ट बुक से मिला है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं टेराकोटा। और भी इसमें क्या क्या चीज़ दे रखे हैं इसमें, और इसके अलावा क्या क्या बनाया जाता है। देखो इसमें दे रखा है, बुरी आत्माओं को दूर रखने और भरपूर फसल आशीर्वाद, मिट्टी के घोड़े चलाए जाते हैं। मंडला और टूर टेराकोटा, ये देख लेते हैं। ये मंडला में शिल्प तंत्र से संबंधित है। बैतूल में टेराकोटा किससे काफ़ी फेमस है। दीपावली के दौरान देवी लक्ष्मी, हाथी और सवार घोड़े टेराकोटा मूर्ति मनाए जाते हैं। देवी पार्वती स्थानीय रूप में गढ़गोल में टेराकोटा प्रसिद्ध है। अदला पक्षी प्रेम पक्षी का एक टेराकोटा है, खिलौने के रूप में काफ़ी फेमस है। इसमें आप कुत्ते, हाथी, पक्षी, शेर, बैल, हिरन जैसे काफ़ी चीज़ बनाई जाती हैं। कारीगर खोखली, पक्षी, सीटी भी बनाते हैं, मतलब आप कोई खोखला बना देंगे, उसमें किसी प्रकार से शायद आवाज़ आती होगी। और कुछ चीज़ें काफ़ी फेमस दे रखी हैं। देखिए कुल्डी पानी बर्तन के लिए, ये टेराकोटा के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, शायद हो सकता है अपन ने पूछ लिया है। अब कागज़ से बनाई वाली जो चीज़ बनती है उनके बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ फेमस है कागज़ से बनने वाली चीज़। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, ये कागज़ की चीज़ों से बनने वाली है। और ये कागज़ चीज़ बनाने वाले नाग समुदाय काफ़ी फेमस है, नागवंशी समुदाय, ठीक है ना। लुगदी कागज़ और धातु, अब देखो धातु के रूप में देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है और कहाँ कोई प्रसिद्ध जगह का नाम दे रखा है। तो इसमें देखा है बेल मेटल क्राफ्ट, टीकमगढ़ और दतिया के लिए काफ़ी फेमस है। खोई हुई मोम खोई हुई मोम दलहन के साथ आकार लेते हैं। खोई हुई मोम दलहन, पता नहीं इसका कोई तरीका होता होगा। मोम को पिघला लेते होंगे, फिर उसके ऊपर इसको ढालते होंगे, इस तरीके की कोई चीज़ होती होगी। और ये टीकमगढ़ में बेल मेटल काफ़ी प्रसिद्ध है। ढोकरा जो धातु शिल्प होती है बैतूल की, काफ़ी फेमस है। ये ढोकरा के शिल्प हैं और बनाई जाती हैं, ये तांबे से बनाई जाती हैं। उस इनके हाथ पैर और सब चीज़ एक एक करके बनाई जाती हैं, तब इनको बाद में जोड़ा जाता है। और जोड़ने का भी जिस प्रकार से सोना का बनवाने जाएंगे तो सोनार के पास वो भी अलग तरीके से जोड़ता है। कुल्हाड़ी या फिर या कुछ भी बनवाइए, लोहार के पास जाएंगे तो वो भी गर्म गर्म चीज़ बनाता है। अब लौह शिल्प के अंतर्गत वो देख लेते हैं क्या है, आभूषण वगैरह क्या क्या है।
एक थैला ज्वेलरी काफ़ी फेमस है। देखिए देखिए मंदसौर जिले के ये फेमस है ये इस प्रकार से बनाई जाती है थैला ज्वेलरी। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें देखिए हमारा क्या बचता है इसमें। अब देखते हैं, देखो अधिकतर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहाँ से? ऊपर से लेकर के यहाँ तक वन जिला वन पड़ा। अब इसमें आचार संहिता, सहभागिता, जन शिकायत निवारण, लोकपाल, सीएम हेल्पलाइन और सूचना का अधिकार 2005। तो इसको अभी देख लेते हैं, तुरंत मिल जाए तो अभी पूरा खत्म करते हैं एक लेक्चर में ही। देखिए हमने आरटीआई खोला है, सीधा ऑनलाइन ही बात करते हैं हम, ऑनलाइन ही खोला है इसको। तो इसमें आरटीआई में दे रखा है कि आरटीआई में अनुसूचियाँ, तो इसमें अनुसूची का दे रखा है और इसका अध्यादेश वगैरह सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ इसमें, लेकिन अपन उस सब मेन चीज़ों की बात करेंगे और अपना काम निकल जाए, बस उसी के आधार पर बात करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे इसमें। तो इसमें धाराएँ भी दे रखी हैं, धाराएँ कितनी है क्या है, अलग अलग खुल रहा है धीरे धीरे। ये संबंधित धारा होगी, इसमें क्या क्या रहेंगी क्या क्या नहीं रहेंगी। तो आरटीआई का लगता है हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, बिना डाउनलोड के काम चलेगा नहीं। शायद चंजा देख पा देख लेते हैं। ये आरटीआई अधिनियम 2005 आ चुका है, तो ये हम इसको यूज़ पढ़ते स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सब इम्पोर्टेंट सी चीज़ देखेंगे, क्या क्या हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है। तो इसमें सबसे बात करते हैं 2005 का अधिनियम है, ठीक है ना। इसमें कितने अध्याय हैं? देखो अध्याय 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अध्याय हैं। टोटल धारा कितनी है इसमें? 31 धारा हैं, ठीक है ना। 2 अनुसूचियाँ हैं इसमें, और किस धारा में क्या क्या है वो सारी चीज़ देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं डायरेक्ट। अब देखिए अब देखिए इसमें बात करते हैं 2005 का संख्यांक कितना है। संख्यांक दे रखा है 22 है इसका, और जो पारित हुआ था 15 जून का, इसमें ये पारित दे रखा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखो पहली धारा आपको सबको पता रहता है कि हर जगह लागू रहेगी, इसका विस्तार वगैरह दूसरे में परिभाषा दे रखी है इसमें। और इसके अलावा हम चलते हैं धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 में क्या है? सूचना का अधिकार है। और धारा 4 में बात करते हैं लोक प्राधिकरणों की बाध्यताएँ दे रखी हैं। 6 में बात करें तो 5 में लोक सूचना का अधिकार का पदनाम दे रखा है, और 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध दे रखा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसमें देखते हैं कि धारा 6 में अनुरोध का निपटारा किस तरीके से किया जाएगा और इसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, उस तरीके की सारी व्यवस्थाएँ दे रखी हैं। और सूचना प्रकट करने के लिए यानी छूट दे रखी हैं, क्या क्या रहेंगी। इसके अलावा कतिपय मामलों में जो अस्वीकार के आधार पर सारी चीज़ रहती हैं वो प्रतिकरण में क्या क्या है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, पर व्यक्ति सूचना क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उसके बारे में प्रावधान रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सूची आती है अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग, अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग इसमें बात करते हैं तो धारा 12(1) में इसमें दे रखा है कि इसके गठन की बात की गई है। वहीं 12(2) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त, इसके अलावा 10 लोगों की संख्या और होगी, ठीक है ना। अब 10 संख्या, इसके अलावा धारा 3 में देखा है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लिखित पुष्प की जाएगी। इसमें एक समिति होगी, समिति में अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और विपक्ष का नेता होगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नाम एक व्यक्ति होगा। सेम टू सेम ये राज्य में रहेगी, ठीक है ना। और ये यहाँ तक अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके जो कितने समय तक ये व्यक्ति रहता है उस पद पर। तो इसमें सेवा शर्तें और पदावधि, पहले इसमें 5 वर्ष और 65 वर्ष का प्रावधान था, लेकिन इसे चेंज करके 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया। 65 बढ़ के गया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाता है 2019 में संशोधन किया गया था। इसमें दे रखा होगा शायद, कहीं नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब उनको सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है 3 वर्ष और 65 वर्ष। जो भी दोनों में से कम्प्लीट होगा तो उसके अनुसार व्यक्ति पद धारण करेगा, और दोनों में से और उसी के अनुसार इसकी सारी शर्तें रहेंगी। अब मुख्य सूचना को हटाया जाएगा, किस प्रकार से हटाया जाएगा, उसके सारे प्रावधान दे रखे हैं, लेकिन हटाना फिर भी इसमें और किसके द्वारा हटाया जाएगा इसमें देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी सूचना आयुक्त के आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। कौन हटा सकेगा? राष्ट्रपति, ठीक है ना। इसकी जांच कहाँ की जाएगी? तो जांच भी देख लेते कुछ आयोग हुआ तो सूचना मुख्य सूचना आयुक्त की राष्ट्रपति के आदेश पर साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर उसको तभी हटाया जा सकता है जब तक उच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्देशों की जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त उसी आधार पर हटा दिया चाहिए।
तो इसमें देखो उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही कौन जी हटा सकता है। अब सेम टू सेम राज्य सूचना आयोग धारा 15, 16, 17 तीनों प्रावधान है। सेम टू सेम वही चीज़ है, 1+10 का प्रावधान है। और इसके लिए एक समिति होगी, समिति में कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, सीएम के अलावा विपक्ष का नेता होगा, एक मुख्यमंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति होगा, ठीक है ना। और 15(1) में इसका प्रावधान है, 15(2) में इसके अध्यक्ष सदस्य के अध्यक्ष काम है, और अध्यक्ष काम है। 15(2) ख में क्या है, 10 सदस्य हैं। और 15(3) में क्या रहेगा कि एक समिति होगी, राज्यपाल द्वारा समिति का गठन किया जाएगा, और समिति में कौन कौन सदस्य होंगे वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पदावधि 3 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो रही हो उसके आधार पर उनको पद मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा हटाया जाना सेम टू सेम उसी आधार पर, जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति हटा रहा है तो यहाँ पे कौन, राज्यपाल हटाएगा। और सदा जो इसमें वहाँ पे जैसे कि उच्चतम न्यायालय में जा रहे थे तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय का प्रावधान दे रखा है। देखिए हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। और अब 18 में दे रखा है, अध्याय 5 में सूचना आयोग कृत क्या क्या होंगे। इसमें देखिए अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, कौन कौन सा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अपील अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा तब भी थोड़ी बहुत चीज़ें साख्तियाँ क्या होंगी। अब देखिए कुछ चीज़ दे रखी है, 24 काम है, कौन कौन सी। आप जैसे सूचना लेने जाते हो तो भाई आप कहोगे कि हमें इंटेलिजेंस के बारे में सूचना दीजिए, आपकी इंटेलिजेंस किस किस देश में या कहाँ का काम कर रही है, जिसमें रॉ वगैरह नहीं होता, इस प्रकार की जानकारी नहीं दी, ये प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, कौन सी आप सूचना लेते हो तो उसमें कितने समय के अंतर्गत आपको सूचना दे दी जाएगी और कितना समय लगेगा, और कब तक सूचना आपको नहीं दी जाएगी तो फिर आपको उसके लिए क्या प्रावधान है। इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है, कहीं दिख जाए तो। अब देखिए इसमें दो चीज़ हैं, एक है दूसरी अनुसूची जिसमें कौन कौन से संगठन होंगे जिसकी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, इसके नाम दे रखे हैं। करीबन 25 संगठन है ये अनुसूची दूसरी में, और धारा 25, 24 देखिए, ठीक है ना। और अब पहली बात करते हैं अनुसूची पहली, इसमें धारा 3, धारा 13(3) और धारा 16(3) इन दोनों के प्रावधान है कि राज्य सूचना आयोग को केंद्रीय सूचना आयोग में जो शपथ होंगी किस प्रकार की होंगी उसमें दे रखा है। और इसका एक प्रावधान देख लेते हैं कि जो हम जानकारी देते हैं कितने समय के अंतर्गत दी जाएंगी, ये इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी चीज़ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहती इतनी। और अधिकतर ये चीज़ पूछी जाएंगी। आप 24 याद रखिएगा और 25 क्या है, फिर आप 24 से जो धारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जानकारी दे रखी है कि आप किस किस को कौन कौन सी जानकारी नहीं देंगे। और हम शास्त्रीय इसकी शक्तियाँ धारा 3 में हम इसका समय देखते हैं कि समय क्या क्या है। अपील करने का तरीका क्या है देख लेते हैं इसमें। हाँ देखिए हम जानकारी लेते हैं और जानकारी के लिए सबसे पहले हमें 30 दिन का समय दिया जाता है। तो 30 दिन कहाँ लिखा है इसमें देख लेते हैं। 30 दिन, अगर 30 दिन में जानकारी नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम अपील करेंगे। क्या है प्रथम अपील अधिकारी, तो प्रथम अपील अधिकारी इसमें दे रखा होगा। तो इस दिन तो देखिए व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश से तारीख 30 दिन के भीतर की जाएगी। अपील कर रहे हैं, ठीक है ना। अपील की दूसरी तारीख किए जाना है तो उसको क्या होगा, केंद्रीय सूचना आयोग को क्या करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। क्या 90 दिन, 90 दिन यानी कि 3 महीना। क्या है दूसरी अपील के लिए, प्रथम अपील के लिए 30 दिन का फिर अपील करेंगे तो 30 दिन का इसमें कह रहा है, 30 दिन का टाइम रहेगा। अगर 30 दिन में आपको समय नहीं मिलता तो फिर 3 महीने दोबारा से अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जानकारी किससे संबंधित हो, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो तो उसको 45 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर जानकारी देनी पड़ती है। इसमें ऐसा कहीं प्रावधान दे रखा है, देख लेते हैं होगा तो। लेकिन अपन को क्या है ना थोड़ा सस्ते ने ऐसे दिखा तो इसमें दिखाई नहीं दिया, फिर भी देख लेते हैं कहीं दिख जाए तो। यानी किसी धारा में दे रखा होगा, धारा कौन सी है उसको सर्च करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितना देखा उतना बेहतर है, फिर इसके अलावा और कुछ देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा 8 हुआ। अब 8 के खिलाफ बात करते हैं हम लोकपाल। आज हमारा लोकपाल अधिनियम आ गया तो इसमें देख लेते हैं तो तक कितनी धारा कितने अध्याय हैं। इसमें अध्याय देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल मिला के
कुल मिला के 15 अध्याय हैं इसमें। 15 अध्याय में और 15 अध्याय हैं, भाग 3 है इसके। मतलब ऐसे मानिए कि इसके 3 भाग कर दिए। 3 भाग करने के बाद में इसमें धाराएं बांट दी, यहाँ से यहाँ तक इसमें इतनी धारा होंगी, यहाँ से यहाँ तक होंगी। और भाग 3 में कौन सी धारा है? 63 धारा है। अब भाग इसके 3 भाग करने के बाद में इसको देखो, एक बार और देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। 62 भाग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भाग देख लेते हैं। भाग धाराएं, अच्छा इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा। इसमें भाग 1 यहाँ ऊपर दे रखा है, भाग 2 दिखाई नहीं दे रहा मुझे। जैसे कोई बात नहीं, भाग 2 दिखाई दे जाएगा कहीं कहीं। देखते हैं भाग 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अध्याय 1 से कहाँ तक चलता है, कितनी धारा तक चलता है भाग 1। चलते हैं हम भाग 1 और भाग 2 देख रहे हैं हम, कहीं दिखेगा तो। मैं भाग 2 नहीं दिख रहा। भाग 1 दिखने के बाद में सीधा डायरेक्ट भाग 3 दिख रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है छुपा हो, आँखों की नज़र में नहीं आ रहा हो। अगर आपकी नज़र में आ रहा हो तो देख लेना किस भाग में कितनी अध्याय या धारा हैं, तो अक्सर पूछ लिया जाए, कहीं क्वेश्चन बन जाए इस तरीके से, तो आपको ये फ़ायदा देगा। और इसमें कितनी धाराएँ हैं? कुल 63 धाराएँ हैं, ठीक है ना। ये याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और देखिए थोड़ा हम गलती कर रहे थे। भाग 1 ऊपर मिल गया, इसमें सब एक ही अध्याय, एक ही धारा है। और भाग 3 उसमें भी एक ही अध्याय है और एक ही धारा है। अध्याय कौन सा उसमें? अध्याय उसमें एक भी नहीं है, शायद धारा ही है। और इसमें देखो अध्याय कहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है और 15 अध्याय तक जा रहा है। देखिए सीधे चलते हैं कहाँ तक, यहाँ तक। और इसमें एक धारा है, ठीक है ना। लोकायुक्त भाग 3 की स्थापना, ये राज्यों में लोकायुक्त स्थापित किया था, उसके बाद में दे रखा है। और धारा 14 और संख्या वगैरह दे रखा है। संख्यांक 1 जनवरी 2014 के बारे में दे रखा है। और इसके बारे में क्या क्या प्रावधान कब लागू हुआ था इसमें दे रखा है, किस तरीके से नहीं दे रखा। इसमें सारी प्रावधान होना चाहिए वैसे तो, नंबर बाई नंबर। फिर कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे जो हमारे आने के लायक और में आ सकती है। फालतू चीज़ में हम नहीं जाएंगे। लोकपाल की स्थापना किस प्रकार से होती है? अध्याय 2 और धारा 3 के अंतर्गत दे रखी है। इसमें किस प्रकार का व्यक्ति होगा और लोकपाल की चयन समिति किस प्रकार होगी? इसमें प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा कोई एक व्यक्ति सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसके सदस्य होंगे। और इसमें 1+8 का स्ट्रक्चर होगा। लोकपाल की स्थापना देख लिए थे इसमें, ये दे रखा है। इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसमें दे रखा है। 1+8 का स्ट्रक्चर है ये। और ये चयन समिति है। और इसके अलावा इनकी पदावधि वगैरह देख लेते हैं। पदावधि में क्या दे रखा है इसमें, यहाँ तक है। पदावधि कितनी? 70 वर्ष के लगभग है। कितनी है? अध्यक्ष की पदावधि कहाँ गया इसमें? तारीख कौन सी तारीख? 70 वर्ष प्राप्त कर ले तो तारीख दे रखी है 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। तो प्रावधान दे रखा है इसमें। और इसके अलावा आगे बात करते हैं सेवा शर्तें। तो ये सारी चीज़ तो अध्यक्ष वेतन भत्ते, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है अपने। और इम्पोर्टेंट चलते हैं लोकपाल जांच खंड। अब देखिए जिसको जांच के आदेश तारीख कोई देख लेते हैं, कोई मिल जाए तो। ऐसा कुछ ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे पूछने। देखिए सबसे पहले 1% स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर की समिति है, समिति पूछी जाएगी। समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश में एक सदस्य सुनेंगे, जो न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भी एक सदस्य सुनेंगे जो वो उसका नियुक्ति को कनेक्ट करेंगे। कौन सी समिति मतलब जो लोकपाल अध्यक्ष में, जिसमें 1+8 का स्ट्रक्चर होता है, पूछा जाएगा। और नए अभी लोकपाल अध्यक्ष कौन बने उनका नाम पूछा जाएगा। और लोकपाल भारत संक्षेप दीदी भारत होता है, ये तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है ना। जांच के अधिकारता में कौन कौन होंगे उनके बारे में जानकारी दे रखी है। कौन कौन रूल रहेंगे। और भ्रष्टाचार की परिभाषा दे रखी है कि क्या परिभाषा रहेगी। उसमें बताया है किसके अंतर्गत परिभाषा दे रखी है, वो भी प्रावधान दे रखा है। और देख लेते हैं न्यायपीठ। इसके अलावा और आगे चलते हैं, शिकायत और प्रारंभिक जांच और अन्वेषण, ये दे रखा है 20 में। अध्याय 7 है। और आगे चलते हैं अपने। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए वो देख लेते हैं, बाकी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे तो वो देख लेना।
इसकी जो राज्यसभा और लोकसभा में गया था वो तारीख याद रखनी ही है। और इसके अलावा राष्ट्रपति की साइन होते हैं वो, और लागू कब से हुआ वो भी जरूरी है। डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कहीं होती तो वैसे डेट शुरुआत में होती है, जहाँ तक शुरुआत में दे रखी करीब दिखते हैं। शुरुआत में डेट नहीं है, और शुरुआत के अलावा फिर यहाँ से स्टार्ट होती तारीख, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसमें होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन सारी तारीख ही स्टार्टिंग में रहती हैं, कोई बात नहीं। अपन जहाँ तक वहीं पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में फिर बात करते हैं। 25 लोकपाल की अधिक्षण की शक्तियाँ, तलाशी और अधिग्रहण। लोकपाल की सिविल न्याय की शक्तियाँ, तो उसको सिविल की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन अधिकतर है उसको बहुत से न्याय वो हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है। शास्त्रियाँ अपना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए। इसमें विशेष न्यायालय का प्रावधान है, और कितने दिनों के अंतर्गत मामले को खत्म करने के लिए प्रावधान है। 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया तो न्यायालय विशेष कारणों से अवलिखित थोड़ा अजीब तरह से लिखती है, ऐसा लिखती है कभी कभी चीज़ समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, आप देख लेने के बाद जो भी आपको समझ में उसे लगे। और हम और आगे चलते हैं। लोकपाल सदस्य धारा 10 लोकपाल के अधिकारी। अब देखिए भाग 3 आ गया। भाग 3 में धारा 63 में लोकायुक्त की स्थापना दे रखी। लोकायुक्त में क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य अपने सुविधा अनुसार लोकायुक्त की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि महाराष्ट्र उड़ीसा में सबसे पहले ये अधिनियम आया था, लेकिन लागू सबसे पहले महाराष्ट्र में किया था, और मध्य प्रदेश में 1981 से लागू किया गया था। तो ये सारी चीज़ वही दे रखी है। इसको विशेष दिल्ली पुलिस विदेश अधिनियम के द्वारा इसको शक्तियाँ दी गई हैं। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं। इसको एक समिति है जो धारा 4 का में बनती है, उसके बारे में दे रखा है कौन कौन होगा। और इसमें कुछ और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें एक ये भी प्रावधान है कि ये आयोग इतने 7 वर्ष से पुराने मामलों को नहीं देखेगा। और इसके अलावा कोशिश ये क्या है कि ये मामले जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो जितना मुझे लग रहा था इसमें इम्पोर्टेंट देख लिया, बाकी इसमें कुछ उसके प्रावधान थे, देख लेते कहीं दूसरी जगह मिल जाए। ये सारी धारा वो डेट है कब कब कहाँ लोकपाल आया था। सबसे पहले 17 दिसंबर को ये राज्यसभा में गया था, उसके बाद में कहाँ गया, इसका एक गायब हो गया। हमारा पेन कहाँ चला गया। पेन आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं। राज्यसभा में 17 दिसंबर को गया था, लोकसभा में 18 दिसंबर को गया था, और इसको सहमति 1 जनवरी को दी गई थी। वहीं इसको राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर किए गए थे 16 जनवरी को किया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो लागू किया गया था, इसको 24 मार्च को लागू किया गया था। तो 24 मार्च कौन सी तारीख थी वो देख लेते हैं, कहाँ गया। 24 मार्च 2000 1 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणव की सहमति मिली थी, और यह है 24 मार्च गलत कर रहा हूँ मैं। 1 जनवरी को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, और 16 जनवरी को लागू हो गया था 2014 में, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा। और इसमें एक ML सिंघवी आती है, उन्होंने लोकपाल के लिए बात की गई थी। उन्होंने कुछ क्या कहा था कि इसमें उन्होंने कुछ इनको लोकपाल शब्द दिया था। इसमें देखो देख लेते हैं मिल जाए तो। और लोकपाल सिंघवी के बारे में क्या कहा था उन्होंने, सिंघवी का जानकारी मिल जाए तो कुछ पृष्ठभूमि। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी तो अपने लिए काफ़ी काम की रहेगी। देखिए ये कब कब आया था राज्यसभा में, कब कहाँ कैसे क्या,
ये अपने लिए वैसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है। इसका इतिहास भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास चलते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो। यहाँ कहीं नाम मिल जाए, नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कपिल सिब्बल मसौदा, वरना काम की चीज़ देखनी है, वरना सीधी सी बात है, कहीं बस मिल जाए हमको काम की चीज़ कहाँ पर छिपी हुई है। कभी क्या है, बहुत दूर देखने पर थोड़ा मिलता है और थोड़ा देखने पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो शायद आज मैंने ऐसे ही कर दिया है, बहुत ज़्यादा दिखा दिया और मिल कुछ नहीं रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ मिलेगा ये। मिल जाए तो ठीक, ना मिले लगता है उसकी मिलने की इच्छा नहीं है, नहीं तो अभी तक मिल जाता कहीं न कहीं। चलिए कोई बात नहीं, अंतिम में और नहीं मिला तो यहीं पे अपन समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए सीएम हेल्पलाइन नंबर जो 181 नंबर है, इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं कि इसका जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें शिकायत करने के लिए, वो भी इसमें दे रखा है। ये आप इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप है। इसके अलावा आप इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और वहाँ से कोई भी योजना चल रही है स्टेट के अंदर, आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी सारी व्यवस्था की जाती है।